हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। अब वो लास्ट लेक्चर में ना हमने कम्युनिकेशन की चर्चा की थी। एक एक मिनट का हल्का सा रिवीजन, फिर बात को आगे बढ़ाता हूँ। सब मेरी तरफ देखेंगे। बाबू, कम्युनिकेशन एज पर बिजनेस स्टडीज इज अ टू वे कंसेप्ट। बेटा, सेंडर रिसीवर को बात बोले, रिसीवर सेम सेंस में बात को समझे और बेटा अपना रिस्पॉन्स भी दे, मतलब फीडबैक भी दे, तब मैं बोलूँगा कम्युनिकेशन पूरा हो गया। ठीक है ना। अगर सेंडर ने अपनी बात बोली और रिसीवर सेम सेंस में समझ ही नहीं पाया तो बेटा ये कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इट इज मेयर टॉकिंग। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, बच्चे ना कई बार आते हैं मेरे पास कि भैया मेरा ना डिबेट कंपटीशन है, मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, कल है, तो मैं ना ऐसी वोकैबुलरी बोलना चाहता हूँ कि जजेस के होश उड़ जाए, उन्हें समझ ना आए। मैं मन में सोचता हूँ सच में तो कम्युनिकेट करने जा रहा है, पता नहीं ना कम्युनिकेशन का बच्चों को मतलब। लोगों को लगता है कि बस बोलना कम्युनिकेशन होता है, मैं बात कर दूं, मैं अपनी बात रख दूं, वो कम्युनिकेशन होता है। बेटा आपने अपनी बात रख दी, अगर सामने वाले ने सेम सेंस में उस बात को समझा ही नहीं, किस बात का कम्युनिकेशन? ये कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इट इज मेयर टॉकिंग। बस बोलकर आ जाओगे आप और कुछ नहीं होगा। समझ में आया ना कम्युनिकेशन क्या चीज है? ये टू वे है बेटा, इट इज नॉट अ वन वे प्रोसेस। चलो खैर बात को आगे बढ़ाते हैं। एक टॉपिक पढ़ रहे थे हम बेटा, नॉइस। नॉइस कह लो, बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन या हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने सिमेंटिक बैरियर पढ़े थे, विच इज रिलेटेड विद द एनकोडिंग और डिकोडिंग और बोथ। या तो एनकोडिंग में प्रॉब्लम है या डिकोडिंग में प्रॉब्लम है या दोनों में प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल बाबू 6 की 6 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वहाँ 6 फैक्टर मैंने पढ़ाए थे, कोई प्रॉब्लम हो किसी की भी तो वो पूछ सकता है। नहीं है तो बेटा मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ विदाउट अ फर्दर डिले, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक आज के भी हैं। तो वो है किसी की कोई प्रॉब्लम सिमेंटिक बैरियर में? 6 हेडिंग थी वहां पर, तो भी प्रॉब्लम ही है बाबू हमारे लिए, घबराना। बाबू नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नहीं है तो साइकोलॉजिकल बैरियर, इधर देखना प्लीज। मैं तो पहले मेरा इंट्रोडक्शन सर, जहां सिमेंटिक बैरियर रिलेट करते हैं या तो एनकोडिंग से या डिकोडिंग से या दोनों से, वहीं साइकोलॉजिकल बैरियर जैसे कि शायद नाम भी सजेस्ट कर रहा है बेटा, इट इज रिलेटेड विद स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ सेंडर और स्टेट ऑफ माइंड ऑफ रिसीवर और स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ। बेटा साइकोलॉजी वर्ड स्टेट ऑफ माइंड से तो रिलेट करता है, तो साइकोलॉजिकल बैरियर किससे रिलेट करेंगे? स्टेट ऑफ माइंड ऑफ सेंडर और रिसीवर और बोथ। या तो स्टेट ऑफ माइंड में दिक्कत है सेंडर के, या स्टेट ऑफ माइंड में दिक्कत है रिसीवर के, या बाबू स्टेट ऑफ माइंड में दिक्कत है दोनों के। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप बहुत एक्साइटमेंट में हो, बहुत एंगर में हो, बहुत वरी में हो, बहुत सैडनेस में हो, ये सारी सिचुएशन स्टेट ऑफ माइंड की है। ठीक है ना बाबू, लिख के ले लो, कभी भी मैसेज ओरिजिनल सेंस में समझ नहीं आ सकता। ओवर एक्साइटेड आदमी कभी ओरिजिनल सेंस में मैसेज नहीं समझता। ओवर अगर एक इंसान सैडनेस में है तो वो भी कभी मैसेज समझता नहीं है। तो बेटा चाहे एंग्री हो, एंग्री का तो खैर सबको पता है भाई, गुस्से में तो कभी बात समझ नहीं आती, चाहे कितना ही आदमी सही बोल रहा हो सामने वाला। ठीक है ना, एंग्री हो, सैड हो, वरी में हो, एक्साइटमेंट में हो, बेटा ये कभी बातें ओरिजिनल सेंस में समझने नहीं देती हैं सिचुएशंस। ठीक है जी, मैं एग्जांपल दूंगा सबके, मेरे पास सबके एग्जांपल हैं। 4 फैक्टर हैं जिनकी चर्चा मुझे करनी है। सबसे पहला फैक्टर पढ़ना शुरू करते हैं। फैक्टर का नाम है प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। एग्जाम्पल बहुत तगड़े हैं, टॉपिक बहुत आसान है, मेरे एग्जाम्पल रिटेन कर लेना बस, आप मजा आ जाएगा आपको, कभी भी पढ़ना नहीं पड़ेगा ना एनसीईआरटी को ना नोट्स को। अब वो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, देखो नाम में है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, ओवर एक्साइटेड आदमी की ये वजह से ये नॉइस क्रिएट होता है। देखो कई बार होता है ना बेटा, एक इंसान ओवर एक्साइटेड है दुनिया में, ठीक है जी, आपसे कोई क्वेश्चन भी कुछ पूछेगा, आप रिप्लाई करोगे, प्री मैच्योर इवैल्यूएट करने की कोशिश करेगा कि आपका रिप्लाई क्या है। मान लो बेटा आपका फ्रेंड है, आपसे उसने एक एड्रेस पूछा कि ये एड्रेस कहाँ है, आपने कहा वो जो तूने देखी हुई है कोर्ट रोड पे जहाँ पर बहुत सारी रेडियाँ लगती हैं जहाँ पर खाने का सामान मिलता है, हाँ अरे बस 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 ठीक 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 ठीक, बस मैं समझ गया, बस बस अब तुझे बताने की होती मैं समझ गया एड्रेस। सर आपने बात कंप्लीट करी, उसने करने दी, उसने क्वेश्चन भी आपसे पूछा, आपने रिप्लाई करना भी शुरू किया था, बस 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 मैं समझ गया। क्या कर रहा है वो?
प्री मैच्योर इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा है। और होगा पता क्या, ऐसे आदमी सबसे बड़ा बैरियर क्रिएट करते हैं। वहां पहुंचेगा ना वो, जब एड्रेस नहीं मिलेगा सिर्फ 10 मिनट के बाद कॉल आएगी, यार मैं यहाँ पहुंच गया, देखियो यार एड्रेस तो मिल नहीं रहा, बताइए कहाँ है। सर क्या ये वही कम्युनिकेशन हो पाया जैसा सेंडर करना चाहता था, जैसा आप बताना चाहते थे वैसा कम्युनिकेशन हो पाया? रिसीवर ने उस बात को सेम सेंस में समझा? कभी समझा ही नहीं भाई। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनको बात काटने की आदत होती है। दुनिया में आपने भी मिले होंगे, हमें भी बहुत मिले, हम बोलना नहीं शुरू करते बस। उसको तो ये है कि बात काट दो, अपनी आवाज़ थोड़ी तेज बढ़ाऊं, अपनी पिच थोड़ी हाई करूं, बात काट दो सामने वाले की। करते हैं ना लोग, ऐसी आदतें होती है ना बाबू। ये लोग क्या करते हैं, प्री मैच्योर इवैल्यूएट करते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये तो हमारे अंदर तक जान जाएंगे सर कैसे बातें, भगवान यही है। तो वो इनकी वजह से बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट होता है कम्युनिकेशन। समझ में आती है बात? सिंपल बाबू। सेकंड हेडिंग इज लैक ऑफ अटेंशन। बाबू ये काम की हेडिंग है, इसका एग्जांपल मैं उस दिन भी दे चुका हूँ जिस दिन मुझसे रितेश ने क्वेश्चन किया था, ठीक है जी, लास्ट लेक्चर में मैंने इसका एग्जांपल दिया था। मैं 2-3 एग्जांपल और देता हूँ, आप आराम से सुनना। बाबू जब आप अटेंटिव नहीं होते ना, कभी भी बेटा मैसेज ओरिजिनल सेंस में समझ नहीं आ सकता। समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ बेटा। एक सुपीरियर ना बिजी है, एक फाइल ढूंढ रहा है क्योंकि उसके बॉस ने कहा है इमीडिएटली उसको वो फाइल चाहिए। और सुपीरियर अपने ऑफिस में ना 10 जगह पे देख चुका है, कहीं फाइल नहीं मिल रही, बहुत परेशान है। इतनी देर में एक सबॉर्डिनेट एंट्री लेता है, सर मैं आई कम है, देख नहीं रहा, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, फाइल ढूंढने लगा है। हाँ हाँ आज बाजो बताओ। सर वो ना मेरी बेटी की तबीयत 3 दिन से बहुत खराब है, कल डॉक्टर पे अपॉइंटमेंट है, छुट्टी चाहिए। सामने वाला तो बहुत परेशान है, सामने वाला बहुत इमोशनल भी है, अटैचमेंट भी है क्योंकि उसकी बेटी है। बाबू आप समझोगे मैसेज ओरिजिनल सेंस में, क्योंकि आप प्री ऑक्यूपाइड हो ना किसी वर्क में, आपका दिमाग भी वहां बिजी है, फाइल मिल नहीं रही, प्रेशर आपके ऊपर है, आपको पता है अगले 5 मिनट में ना पहुंचे तो बॉस वैसे ही नहीं छोड़ेगा। क्या होगा इस सिचुएशन में? कभी आएगा मैसेज ओरिजिनल सेंस में समझ? आप क्या कहोगे, चलो चलो बाद में आना, बाद में करता हूँ बात, दैट्स इट। और शायद बहुत वियर्ड तरीके से कह जाओ इस बात को, शायद डांट भी तो सामने वाले को, रोज छुट्टियां ही चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। आप कभी उसकी सिचुएशन समझ ही नहीं सकते भाई, क्यों? क्योंकि आपकी अटेंशन ही नहीं है उसकी बात पर। समझ में आ रही है बेटा बात? क्लियर है बात? ऐसा ही मैंने एक एग्जांपल अपना भी दिया था, ठीक है ना। जब यहाँ से थका के 5-6 घंटे के बाद मैं घर पहुंचा तो बाबू दिमाग करता है कि बस आधे घंटे कोई छेड़े ना, फोन चलाऊं, टीवी चलाऊं, ठीक है ना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं। मैं बाबू फोन में बिजी हूँ या टीवी में बिजी हूँ, क्रिकेट मैच चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है, ठीक है जी, और किचन से आवाज आ रही है मम्मी की, खाना बना दूं। भाई सच बता रहा हूँ, 3-3 4-4 आवाजें भी सुनाई नहीं देती, 3-3 4-4 आवाजें भी। और आखिरी में किचन छोड़ के मम्मी को आना पड़ता है और 2-4 बार मुझे हिलाना पड़ता है, हाँ भाई बता, तुझ से ही पूछ रही हूँ, खाना बना दूँ। तो भाई जब अगर अटेंशन ही नहीं है किसी चीज़ पर हमारी, हम कैसे उस बात को समझ सकते हैं? मैं कह रहा हूँ मुझे तो बात सुनाई नहीं देती, समझना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना जी। और आपके साथ भी श्योरली होता होगा, जब आप मैसेज पढ़ पढ़ के चैटिंग करते हंसते रहते हो, जब मम्मी कहती है अपनी किस माँ से बात कर रहा है भाई, ठीक है ना बाबू। तो बाबू जब अटेंशन नहीं होती तो बाबू कभी मैसेज को ओरिजिनल सेंस में समझा नहीं जा सकता, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से ऐसे ही कहती है ना मम्मी, किस माँ से बात कर रहा है अपनी। चलो आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बेटा थर्ड हेडिंग इज लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। बेटा ये दोनों अलग अलग हेडिंग है क्योंकि वर्ड बीच में एंड है ना कि और। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, आराम से समझना। लॉस बाय ट्रांसमिशन अलग पोर्शन, पुअर रिटेंशन अलग पोर्शन। मैं भी बता देता हूँ, लॉस बाय ट्रांसमिशन हेडिंग मेरे पास दोबारा आएगी किसी और नाम से, अभी बता रहा हूँ तब नहीं बताऊंगा। देखो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर दिए हुए हैं नीचे आपको, उसमें हेडिंग दी होगी 4th नंबर पे, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दी हुई है हेडिंग। कॉम्प्लेक्सिटी इसी पेज पर होगी यार, कहाँ देख रहे हो? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में 4th नंबर पे हेडिंग होगी कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है।
बाबू लॉस बाय ट्रांसमिशन और कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बिल्कुल कट कॉपी पे सेम बात है, आराम से सुन लो एक ही बार, ठीक है बेटा। लॉस बाय ट्रांसमिशन, देखो नाम से समझो, ट्रांसमिशन में लॉस हो रहा है बेटा। ऐसे केसेस में ना सिर्फ लॉस ओरल कम्युनिकेशन में होता है, रिटर्न में नहीं। मान लो बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां मल्टीपल लेवल है, मल्टीपल लेवल इंफॉर्मेशन को पास होना है, टॉप लेवल से मिडल लेवल, मिडल लेवल से लोअर लेवल, और मिडल लेवल में भी 2 लेवल बना रखे हैं और लोअर लेवल में भी 2 लेवल बना रखे हैं, 5 लेवल से इंफॉर्मेशन को पास होना है। देखो रिटर्न कम्युनिकेशन में ऐसी एरर नहीं होती, सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन में होती है। कि टॉप लेवल से चली बातें 15, क्योंकि ओरल फॉर्म में चली, मिडल लेवल पे पहुंची 14, लोअर लेवल पे पहुंची 13, और काम की इंफॉर्मेशन छूट गई। और ऐसी इंफॉर्मेशन छूट जाया करती हैं, ठीक है ना। कहते हैं कहाँ लॉस हुआ, ट्रांसमिशन में लॉस हुआ, जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही थी तब लॉस हुआ। मैं समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ, अब वो आपका स्कूल का ऑफ मान लो 1:30 बजे होता है, 1:27 पर BSA से आपके स्कूल में कॉल आती है, बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से, कि DM की तरफ से इंस्ट्रक्शन है जी कल से हफ्ते के लिए स्कूल बंद रहेगा, ठीक है। 1:27 पे इन्फो आई है, 1:30 बजे छुट्टी हो जानी है। अब वो प्रिंसिपल को भी आनंद फानन में कुछ सोचा नहीं, उसने क्या करा, आसपास खड़े हुए 2-3 टीचर होगा, फटाफट से सारी क्लास में अनाउंस करो छुट्टी है 1 हफ्ते की। सर अब ये देखो, अब ये ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है। देखो जनरली अगर प्रिंसिपल को कोई मैसेज देना होता है तो एक स्कूल डायरी होती है जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई आती है, जिसमें एक्चुअली में क्या होता है बेटा, ये डायरी हर क्लास में जाती है, जो भी टीचर प्रेजेंट होती हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पढ़कर बता देती हैं। कभी रिटर्न फॉर्म में एरर हो ही नहीं सकती भाई, जितना मर्जी स्कूल का बड़ा स्ट्रक्चर हो। और अगर ओरल फॉर्म में चल रहा है ना कम्युनिकेशन, स्कूल बहुत बड़ा है, ऐसा हो नहीं सकता 1-2 क्लासेस में मैसेज जाने ही रहते छुट्टी का, हो सकता है ना। तो बाबू अगर मल्टीपल लेवल से इंफॉर्मेशन को जाना है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और अगर ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है तो कहीं ना कहीं बेटा काम की बात, कोई ना कोई काम की बात छूट सकती है। समझ में आती है बात। अब मैं पुअर रिटेंशन की बात बता दूं, लॉस माय ट्रांसमिशन डन, पुअर रिटेंशन। बाबू कई बार ना किसी इंसान की रिटेनिंग पावर बड़ी पुअर होती है, मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा। कई बार किसी इंसान की ना रिटेनिंग पावर बहुत ही पुअर होती है, तो वो भी बेटा कम्युनिकेशन में बैरियर की एक बहुत बड़ी वजह होती है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, प्रैक्टिकल रियलिटी, बाबू जो चीज़ हमारे इंटरेस्ट की होती है ना वो हमें पूरी ज़िंदगी याद रहती है, पूरी ज़िंदगी। और जो चीज़ हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती ना उसको हम 2 मिनट में भी भूलते हैं। एक्चुअल बात बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल एक्चुअल, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, आप भी उसी कैटेगरी में हो। बाबू मेरे इंटरेस्ट की चीज़ में थोड़ा, सबका इंटरेस्ट अलग होता है, मैं अपने इंटरेस्ट की चीज़ बताता हूँ। क्रिकेट मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है, पढ़ाई मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है, ऐसी चीज़ें मैं रिटेन करता हूँ सालों, सच बता रहा हूँ। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे अभी परसों प्रॉब्लम पूछी ना रितेश ने, सब अलग अलग मोमेंट में मुझसे प्रॉब्लम पूछते हैं, ठीक है ना, मुझे याद रहता है। यकीन मानना रिवीजन बैच में भी पढ़ाऊंगा तब भी बता दूंगा किसने कब प्रॉब्लम पूछी थी। अगले साल भी पढ़ा रहा हूँ, उस बच्चे का नाम याद आता है किसने इस जगह पे मुझसे प्रॉब्लम पूछी थी। मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है, पढ़ाना भी मेरे कौर है, ठीक है ना। मैंने 9th क्लास में पढ़ना शुरू करा, उससे पहले तो हम निठल्ले बच्चों में थे, ठीक है ना। 9th क्लास में हावेरली में कितने नंबर आए, फाइनल में कितने नंबर आए, 10th हाफ ईयरली में कितने आए, प्री बोर्ड में कितने आए, फाइनल में कितने आए, पूरी 11th, पूरी 12th, पूरे BCom, पूरी MCom, पूरी CA, जितने मैंने पेपर दिए हैं सबके नंबर बताऊंगा, सारे रिजल्ट पकड़ा दूंगा तुम्हारे हाथ में, जो मर्जी पूछो। जब आप पूछोगे तब मैं नंबर बता दूंगा कि किस सब्जेक्ट में कितने आए थे। मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है, कितने सालों से याद है, अब आप देख लो, ठीक है ना। और अभी बता रहा हूँ आपको, कई बार ऐसा होता है, मेरी मदर कहती है कि ये पर्टिकुलर दाल इतनी क्वांटिटी में ले आओ, ठीक है, और मैं पैदल निकलता हूँ और कुछ समझ लो 50 कदम होंगे मेरे घर से प्रोविजन स्टोर की दुकान, ठीक है जी, दाल लेने पहुँचूंगा और सोचूंगा दाल कौन सी थी, सिर्फ 50 कदम पे, और दोबारा फ़ोन उठाऊंगा, कॉल करूंगा, कौन सी दाल थी, कितनी लानी थी। भाई अगर कोई चीज़ इंटरेस्ट की नहीं है ना, आपकी रिटेनिंग पावर ऑटोमेटिकली पुअर हो जाती है, आप रिटेन ही नहीं कर पाते ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी इंटरेस्ट की नहीं है। और बाबू इट इज अ बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबका इंटरेस्ट अलग अलग है, मुझे पता है, कईयों को बहुत सारी बातें याद रहती है, कईयों को,
ठीक है ना, सब जिसका जैसा इंटरेस्ट है उसको वैसी बात पक्का याद रहेगी, और जिसका इंटरेस्ट नहीं है ना सेकंड्स में बोलता है बात, सेकंड्स में। ठीक है ना, कुछ बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं भाई जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, और होता है यार, मैं क्यों कहूँ समा में एक जैसे हैं इस मामले में, पढ़ाई में सबका इंटरेस्ट एक जैसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना, अगर मैंने पिछले दिन एग्जाम्पल दिया, अगले दिन फिर पूछते हैं क्या एग्जाम्पल दिया था, और कहीं कहते हैं जी याद हो गया। तो भाई ये सब इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिटेनिंग पावर कितनी अच्छी रहेगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आ रही है बाबू। लास्ट हेडिंग साइकोलॉजिकल बैरियर में डिस्ट्रस्ट, बड़े काम की हेडिंग बाबू। अगर सेंडर, इधर देखो मित्रों, अगर सेंडर और रिसीवर में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है तो बेटा कभी मैसेज को ओरिजिनल सेंस में समझा ही नहीं जा सकता। समझ गए ना कहाँ बोल रहा हूँ मैं? हाँ, मैं वहाँ नहीं बोलना चाहता हूँ, सोच रहे हो मैं कहीं और बोल रहा हूँ। ठीक है जी, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, भगवान ना करे वैसा ऐसा किसी के साथ हो, सिर्फ एग्जाम्पल की तरह लोग छोड़ दो बेटा। अभी आगे आपका ताज़ा सा एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक्टिवा को बहुत चोट लगी। ठीक है, टू व्हीलर लगभग डैमेज हो गया काफ़ी, आपको थोड़ी बहुत चोट लगी और बड़ी मुश्किल से हाथ पैर तोड़वा के आप घर पहुँचे। ठीक है जी, और घर पहुँचते ही आपने गालियाँ देनी शुरू कर दी कि गधे हैं लोग, पता नहीं कैसे चलाते हैं व्हीकल, ये करते हैं वो करते हैं। इतनी देर में मम्मी की तरफ से एक और थप्पड़ रसीद हो गया। मुझे पता है कौन तेज चला रहा होगा, तो ही चला रहा होगा। अब वो अगर सेंडर और रिसीवर में ट्रस्ट है ही नहीं तो मैसेज कभी ओरिजिनल सेंस में समझा ही नहीं जा सकता। यहाँ आप सेंडर थे, आपकी मदर रिसीवर थी, आप बोलते रहे, उनको ट्रस्ट ही नहीं आपकी बात पे, एक और रसीद ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, तो बाबू डिस्ट्रस्ट जहाँ होता है, जहाँ मतलब ट्रस्ट नहीं होता, तो सर कभी कम्युनिकेशन होता ही नहीं, वहाँ तो हमेशा ही बैरियर है। आप कुछ भी बोलो, सामने वाला अपना ही मतलब निकालेगा, उसको अपने हिसाब से समझना है जो समझना है। समझ में आती है बेटा चारों हेडिंग? डन, सिंपल है सर, टॉपिक बहुत सिंपल है, मैंने एग्जांपल दे दे के क्लियर करिए सारी की सारी हेडिंग। क्लियर? पहली हेडिंग मैंने बोली प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, समझ गए ना? कुछ लोग होते हैं ना ओवर एक्साइटेड, आपके बोलने से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब है आपका। ठीक है, फिर लैक ऑफ अटेंशन, अगर ध्यान ही नहीं है तो बात कभी समझ नहीं आएगी। वो क्रिकेट मैच मोबाइल फोन वाला एग्जांपल मैंने अपना दिया, सेम आपके साथ भी पक्का होता है। फिर लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, पुअर रिटेंशन में मैंने वो दाल वाली बात बताई अभी आपको। ठीक है ना, लॉस बाय ट्रांसमिशन मैंने स्कूल की छुट्टी का एग्जाम्पल दिया। ठीक है जी, और फिर डिस्ट्रस्ट, याद रहेंगे सारे एग्जाम्पल? आकाश भाई सेंड पोस्ट करना मैंने। चलो बाबू, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की बात करते हैं। इधर देखना बेटा, सिमेंटिक बैरियर एनकोडिंग या डिकोडिंग में प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल बैरियर स्टेट ऑफ माइंड ऑफ सेंडर और रिसीवर और बोथ। सर अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन की वजह से है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की वजह से है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी की वजह से है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन की वजह से है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी की वजह से, मतलब प्रॉब्लम की वजह ऑर्गेनाइजेशन खुद है, जहाँ बैरियर अराइज हो रहा है। सर फोर्थ हेडिंग में पढ़ा चुका हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लॉस बाय ट्रांसमिशन को कट कॉपी पेस्ट करो, पूरा हो गया हेडिंग। ठीक है जी, अब वो एक हेडिंग आती है शायद थर्ड नंबर पे, पता नहीं सेकंड नंबर पे, हेडिंग का नाम है स्टेटस। थर्ड, सेकंड, थर्ड। अब वो हेडिंग का नाम है स्टेटस। इधर देखना, दो स्टेटस का मतलब क्या होता है, वंस रैंक और पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी रैंक आपकी पोजीशन क्या है, उसी को बोला जाता है स्टेटस। सर दो अलग अलग रैंक पर काम करने वाले लोग फ्री फील नहीं करते कम्युनिकेट करने को, तो बैरियर की वजह है। समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो बेटा यू आर अ एसएसपी ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, आप एसएसपी हो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, आप इंस्पेक्टर से बात करना चाहोगे? कितने एसएसपी कंफर्टेबल फील करते हैं इंस्पेक्टर से बात करने को? सर मैं नहीं मानता, शायद एक भी होगा, एक भी। सर आप किससे बात करोगे करना है, एसपी सिटी से या एसपी देहात से? भाई एसएसपी बहुत बड़ी रैंक है, उसके नीचे कौन आता है, एसपी सिटी, जो सिटी का एसपी है, जैसे सहारनपुर सिटी का एसपी है, और एक एसपी है देहात का, सहारनपुर में जितने भी देहात पड़ते हैं, जितनी भी गांव पड़ते हैं, उसका एसपी है। आप इनसे तो बात करोगे, इससे नीचे बढ़ोगे तो फिर एक और रैंक आती है सीओ सिटी,
बस उससे कर लोगे ज्यादा से ज्यादा। कितने को एसएसपी हैं जो हवलदार से बात करते होंगे? तो समझते हो ना आप इस चीज को? तो बेटा दो अलग अलग रैंक पे काम करने वाले लोग कभी कंफर्टेबल फील ही नहीं करते बात करने को लेकर, तो बैरियर की तो बहुत बड़ी वजह है ये। मुकेश अंबानी कितने वर्कर से बात करता होगा डायरेक्टली? चलो बताओ ईमानदारी से। एक से भी नहीं। तो कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, ये तो बैरियर ही बैरियर है। तो बेटा दो डिफरेंट रैंक पर, दो डिफरेंट पोजीशन पर काम करने वाले लोग कंफर्टेबल फील ही नहीं करते भाई। बात करेंगे कैसे? क्लियर है बात? स्टेटस एक बहुत बड़ा बैरियर है। आपके दिमाग में आपकी रैंक, कहते हैं ना बेटा कि दो बड़ी कुर्सी आने पर बड़े दिमाग खराब हो जाते हैं, तो ये एक्चुअल बात है। जितनी बड़ी कुर्सी उतना बड़ा दिमाग खराब हो जाता है आदमी का, वो कंफर्टेबल नहीं होता फिर छोटे लोगों से बात करने को लेकर। ठीक है जी, स्टेटस वर्ड क्लियर हुआ, आगे बढ़ जाए बाबू। पहली हेडिंग है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। बेटा ये क्या चीज है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी? बाबू हमने पढ़ी भी हुई है, मैं पर्टिकुलर एक पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, सेंट्रलाइजेशन। प्लीज सामने देखो सर, जब मैंने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पूरा खत्म किया, सबसे पहली चीज सेंट्रलाइजेशन पर ही शुरू करी थी। इवन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी सेंट्रलाइजेशन की बात करी है। बाबू सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली, और डिसीजन मेकिंग पावर इन फ्यू हैंड्स ओनली, और डिसीजन मेकिंग पावर इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल ओनली। बाबू अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी सेंट्रलाइजेशन की है, या सारे डिसीजन टॉप लेवल लेता है, या एक आदमी अकेले लेता है, सर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में समय ही नहीं मिलता भाई बात करने का। ये तो बहुत बड़ा बैरियर है। मैं कहूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनी है 10 लोगों से, और आप सेंट्रलाइजेशन फॉलो करते हो, भाई एक आदमी है सारा दिन वही बिजी रहता है, 10-15 घंटे का रूटीन जॉब भी करता है, स्ट्रेटेजिक प्लान भी वही बनाता है, दिन का 18 घंटे तो काम करता है, सर ऊपर उठाने की भी टाइम नहीं उसके बाद, तो बात कहाँ करेगा? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सच में सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी है ना, सारे डिसीजन एक ही आदमी को लेने हैं, बस वो मर गया, उसके बाद बात करने की फुर्सत नहीं है, बैरियर ही बैरियर है। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैंने ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी की बात कर दी, स्टेटस की बात कर दी, और कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज क्लियर। बाबू सेकंड हेडिंग होगी रूल्स एंड रेगुलेशन। बेटा कई बार ऑर्गेनाइजेशन के रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बात नहीं करने देते। एक एग्जांपल है मेरे पास बहुत अच्छा। बाबू एक कंपनी थी, अब तो खत्म हो गई, बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने टेक ओवर करा, कंपनी का नाम था सत्यम। पता नहीं आपने नहीं होश भी नहीं संभाला होगा, 2006 में खत्म हो गई थी कंपनी। ठीक है जी, आधे का तो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ ही 2000 के आसपास होगी, उसको 2011 2006 के आसपास की। 2006 में कंपनी हुआ करती थी सत्यम। बेटा वो कैसे खत्म हो गई? उसमें ना एक फ्रॉड चल रहा था, टॉप लेवल के 2-3 लोग शामिल थे उसमें, फर्जी एसेट्स दिखाई हुई थी, कंपनी ने कुछ 250 करोड़ रुपए की। ठीक है जी, इवन उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल था उसमें। लेकिन ये बात की खबर 2-3 अच्छे आदमियों को नहीं थी जो टॉप लेवल पे थे। एक वर्कर को ना भनक लग गई इस बात की, और वर्कर चाहता था उन टॉप लेवल के 2-3 आदमियों से मिले जिनको भनक नहीं है। उन्होंने भाई साहब उनके पीए को इतनी रिक्वेस्ट करी, मेरे को बहुत अर्जेंट मिलना है, बहुत अर्जेंट मिलना है। पता कितने टाइम, कितने दिन के बाद का समय दिया उसको, अपॉइंटमेंट दी बात करने की? सिर्फ 6 महीने बाद की। 6 महीने बाद की अपॉइंटमेंट दे रहे, 6 महीने बाद मिल लेना, कोई मेरे से अपॉइंटमेंट ले जाओ आज। और बाद में उसने सेबी के पास कंप्लेन करी। सेबी ऐसे लोगों को टेक्निकल भाषा में बोलता है विसल ब्लोअर्स, मतलब सीटी बनाने वाले लोग, हिंदी में मतलब ये है, विसल ब्लोअर बोला जाता है जो कंपनी में फ्रॉड बताता है। और सेबी ने रेड करी, एटवांस फ्रॉड खुल गया, कंपनी का शेयर ₹2.5 का रह गया। अच्छी कंपनी हुआ करती थी, बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने खरीदा, चलो खैर लेट इट बी। तो बाबू मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कई बार हमारे रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं कि बेटा बात नहीं करने देते। बहुत सारी कंपनियां स्केलर चेन भी फॉलो करती है ना बाबू। डी डायरेक्टली वांट्स टू कम्युनिकेट विद ए, डी के पास ऐसी कोई इन्फो है जो वो ए को देना चाहता है, इन दोनों के खिलाफ है, दे सकता है, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है कि आप पहुंच जाओगे। तो कई बार बेटा आपके रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बात नहीं करने देते। जब बात ही नहीं करने देते, बैरियर ही तो है ये। क्लियर है बेटा बात?
समझ में आती है सारी बात मैंने जितनी भी बोली। बाबू लास्ट हेडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आती है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। बाबू ये क्या चीज होती है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी? बाबू अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेन बॉक्स, सजेशन बॉक्स, कल्चरल गैदरिंग, अगर बेटा ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो बाबू ये भी कम्युनिकेशन बैरियर की एक बहुत बड़ी वजह है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये ना ह्यूमन टेंडेंसी है, हम सबके ऊपर इक्वली बात लगती है। जो बात हम बोल कर नहीं बता सकते ना, वो बात हम लिख कर बता सकते हैं। जो बात हम बोलने से डरते हैं ना, वो लिख देते हैं, हम फिर भी लिख देते हैं। तो बाबू ऐसा बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द फैसिलिटी ऑफ कंप्लेन बॉक्स और अ सजेशन बॉक्स और कल्चरल गैदरिंग, जहां पर बेटा टॉप लेवल कोई नहीं, कोई मिडल लेवल नहीं, कल्चरल गैदरिंग होनी चाहिए। जैसे कि बेटा मैं कहूँ आपको, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, उनके यहाँ आज कल्चरल गैदरिंग है कोई, ठीक है जी, मान लो उन्होंने आज क्या किया हुआ है, माता की चौकी बुलाई हुई है, ठीक है जी, या हर साल में 2-3 बार वो ऐसा फंक्शन करते हैं, कोई कीर्तन कर देते हैं, कभी माता की चौकी बुला देते हैं। यार वहाँ कोई टॉप लेवल मिडल लेवल नहीं है, मस्त सब एक जैसे लोग हैं, सब एक जैसे ड्रेस में हैं और सब एक साथ बैठेंगे और एक साथ खाना खाएंगे। वहाँ ये बैरियर खत्म हो जाता है ना कि ये टॉप लेवल का आदमी है, मिडल लेवल का। तो सर अगर कभी बात करने का मौका मिले तो लोअर लेवल का आदमी वहाँ टॉप लेवल से बात कर पाता है बड़े ईजिली, बड़े रिलैक्स फॉर्म में, तो बैरियर खत्म हो जाते हैं। पर मैं कहूँ अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ना कभी कोई कल्चरल गैदरिंग होती, ना कंप्लेन बॉक्स है, ना सजेशन बॉक्स है, तो अपनी बात पहुंचाओगे कैसे? फिर तो बैरियर ही बैरियर है। क्लियर है बात? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा भी माहौल है कि अंदर ही प्लेग्राउंड्स तक है। भाई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी बड़ी है, आपने टाटा रिलायंस के तो नाम ही सुने हैं खाली, अगर देख लोगे तो वॉट लग जाएगी, महीना भर 2 महीना भर भी नहीं घूम सकते, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अंदर ही प्ले ग्राउंड्स हैं, हर सैटरडे संडे मैच होते हैं, वहाँ कोई टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल नहीं होता, सबको मिलाकर टीमें बनी हुई हैं, हर सैटरडे संडे मैच होते हैं। तो भाई ऐसे ऐसे मॉल में आप समझ सकते हो ना कितना बढ़िया रहेगा सिस्टम। आगे साइड को क्लियर हुई बात? आगे बढ़ जाए। मैंने 5 हेडिंग बताई बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बढ़े आगे बाबू। लास्ट टाइप ऑफ बैरियर शुरू करते हैं, हेडिंग है पर्सनल बैरियर। बेटा जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ऐसे बैरियर बेटा पर्सनल फैक्टर की वजह से राइज होते हैं। वो पर्सनल फैक्टर सेंडर का हो सकता है, वो पर्सनल फैक्टर रिसीवर का हो सकता है, या दोनों का हो सकता है। सिमेंटिक बैरियर एनकोडिंग डिकोडिंग की वजह से, साइकोलॉजिकल बैरियर स्टेट ऑफ माइंड की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन की वजह से, मतलब घूम फिर के है ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल बैरियर पर्सनल फैक्टर हैं, या तो सेंडर के या रिसीवर के, जिसकी वजह से दिक्कत अराइज हो रही है। ठीक है जी, आओ जी हेडिंग समझते हैं। बाबू एक आध हेडिंग ही कराऊंगा, इसमें सारी नहीं करा रहा पहले। बाबू पहली हेडिंग है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। आओ जी समझना जरा हेडिंग क्या है। बाबू इधर देखना, सब स्केलर चेन से एग्जांपल दिया जाएगा, इसका बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। बेटा आपको एक पर्सन हो डी, ठीक है, आपका इमीडिएट सुपीरियर है सी, स्केलर चेन ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। बाबू आप सी से बहुत परेशान हो, सी ने आपको एक्सप्लॉइट करता है, 7 घंटे काम लेना होता है, आपसे 8 घंटे काम लेता है, और अलग अलग लेवल पे आपका एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है, बहुत परेशान हो। आप ये बात ना बी को बताना चाहते हो, क्या करोगे, कैसे बताओगे? कोई रास्ता नहीं। आपने सी को बोला, सी भाई मैं तुझसे ना बहुत परेशान हूँ, ये बात ना तो बी को बता दे। सर मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, मैंने बोला तो कंप्लेंट बॉक्स और सजेशन बॉक्स होने चाहिए, एक्चुअली में होते हैं भाई, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो होते ही नहीं है, भूल जाओ। ठीक है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, भगवान नगर जाना पड़े, एम्स हॉस्पिटल देखोगे कंप्लेंट बॉक्स है, सजेशन बॉक्स है। हालात इतने वर्स्ट हैं, ऐसा ताला लगा हुआ है जो कभी खुलता नहीं, जिसमें जंग लगे हुए 6 साल हो गए। सच सच से तो मुंह ना मोड़ो, सच तो यही है। ठीक है भाई साहब, कंप्लेन बॉक्स सजेशन बॉक्स इतने सुंदर सुंदर लगाए हुए होते थे, पेन की भी जगह होती थी पेन रखने की, ठीक है ना। सरकारी में तो हालत ये है भाई, पेन भी भाग्य से मान के रखते हैं कि लोग, इंडिया में हालात भी तो लोगों के यही हैं।
छोड़ो क्या ही बोलो बाबू। अब डी के पास कोई ऑप्शन नहीं है सी की कंप्लेन करने का, सिर्फ सी को ही कंप्लेन करनी पड़ी। इसने कहा नहीं मैं तुमसे बहुत परेशान हूं, ये बात तुम बी को बता दो। क्या करेगा सी, बताएगा बात। सर हेडिंग का नाम था फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। बेटा अगर कोई चीज आपकी अथॉरिटी पे चैलेंज ला सकती है ना, ऐसी कोई भी बात आप फर्दर कम्युनिकेट नहीं करते, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन को आप सप्रेस कर लेते हो। सप्रेस मतलब दबा देते हो, क्योंकि आपको पता है ये चीज अगर बी को पता लग गई तो आपकी अथॉरिटी पे इंपैक्ट आएगा। हो सकता है जॉब चली जाए, हो सकता है कहीं ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है बेटा डिमोशन कर दिया जाए, यही होगा ना। तो बाबू ऐसी सारी बातें सी ने सप्रेस कर ली, दबा दी, ताकि ये बात फर्दर ना चली जाए, बी तक ना पहुंच जाए। तो बाबू यही कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा बैरियर है, और ये पर्सनल फैक्टर की वजह से इसके। क्लियर है बात? फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखी हुई है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द सुपीरियर इन सबऑर्डिनेट। आज की लास्ट हेडिंग ये करेंगे, बाकी कल देखेंगे। बाबू ये क्या है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द सुपीरियर इन सबऑर्डिनेट? कई बार ना बाबू सुपीरियर को आपकी सबऑर्डिनेट की क्वालिफिकेशन पर, एक्सपीरियंस पर ट्रस्ट नहीं होता। जब आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पर ट्रस्ट नहीं होता तो बेटा आपसे कम्युनिकेट भी बहुत कम करना चाहता है। देखो कई बार आपने ऐसा देखा होगा, मदर और फादर किसी टॉपिक पे आपके डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे ही आपने रूम में एंट्री ली दोनों चुप हो गए बिल्कुल। आपने पूछा क्या हुआ, बताएंगे कुछ कर लो आप। कितने परेशान है वो आपको नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि उनको भी पता है आप थोड़े कच्चे हो अभी, या ये प्रॉब्लम समझने लायक नहीं हो, या कोई प्रॉब्लम आपके आउट ऑफ सिलेबस है, कभी नहीं बताएंगे आपको। कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, बैरियर का तो सवाल ही नहीं उठता ना, बात ही नहीं करेंगे वो आपसे उस मुद्दे पर, ठीक है ना। ऐसा बहुत कुछ ना ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। एक बहुत बड़े एडवोकेट का नाम बताता हूँ आपको, राम जेठमलानी जी, सुना है आपने? लास्ट टू लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए 98 ईयर ऑफ एज में, ठीक है जी। उनकी प्रैक्टिस थी भाई 60 सालों से ऊपर की, सुप्रीम कोर्ट में एक एक हियरिंग के 1-1 करोड़ रुपए चार्ज करते थे। बहुत बड़े एडवोकेट रहे हैं, इंडिया के बहुत बड़े एडवोकेट। अब मान लो मैं एक बात बताता हूँ आपको, एट द एज ऑफ 90 मान लो आज वो एक हियरिंग अटेंड करके वापसी जा रहे हैं अपने ऑफिस। बहुत परेशान है क्योंकि हियरिंग से उनको आइडिया हो गया कि केस शायद वो हार जाएंगे, ठीक है। मान लो ये सिचुएशन है, और उनके ऑफिस में ना एक इंटर्न ने ज्वाइन किया है 1 महीना पहले ही, सिर्फ 1 महीना पहले, ठीक है। जैसे ही वो एंट्री लेते हैं, देखता है वो परेशान है, तो वो इंटर्न कहता है सर क्या बात, कुछ परेशान हो, कहो तो मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं, किसी केस में दिक्कत आ रही है तो। कैसा लगेगा? एक आदमी जिसकी प्रैक्टिस 55 साल 60 साल की हो, एक महीना पुराना इंटर्न। सर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, बिल्कुल सीधी सी बात बता रहा हूँ। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द सुपीरियर इन सबऑर्डिनेट। अगर सुपीरियर को सबऑर्डिनेट की एजुकेशन पर, उसके एक्सपीरियंस पर ट्रस्ट ही नहीं है, बात होएगी कहाँ फर्दर? समझ में आती है बात? पक्का से 2 हेडिंग बचती हैं, कल करते हैं बेटा, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।